गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी के नोट्स को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये है लेक्चर 3। इससे पहले 2 और लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आप जरूर एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब ये हेल्प हो जाएगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर इन इंडियन हिस्ट्री, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, और इससे पहले और इसके बाद में क्या इम्पेक्ट पड़ जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ये बैटल को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें डिस्कस होगी आज इस क्लास में। भारत में ब्रिटिशर्स की पूरी तरह पोजीशन को समझने के लिए हमें 17वीं सेंचुरी में जो भारत का पॉलिटिकल सिचुएशन है उसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन जो सेटलमेंट्स भारत में आए, जो यूरोपियन कंपनीज आए, चाहे वो पुर्तगाल थे, डच थे, फ्रेंच थे या फिर ब्रिटिश थे, तो उन सब का मैंने एक क्लास आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि वो कब आए, कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर्स थे, ये सारी चीजें। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लेक्चर्स को ना अगर आप क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी मदद हो पाएगी। बहरहाल आज के लेक्चर में मुझे आपको ये डिस्कस करके बताना है कि जो बंगाल में प्लासी का बैटल होता है, फिर बक्सर का बैटल होता है, वो किस तरह से अंग्रेजों के रास्ते को और ज्यादा क्लियर करता जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा फ्रीडम दिलाता जाएगा। बट यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो जिज्ञासु स्टूडेंट है, वो पूछेंगे कि बंगाल ही क्यों, आखिर ये क्या कारण था कि बंगाल में ही ऐसा हुआ है मैडम, और किसी स्टेट में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो कारण ये था कि उस टाइम पर, मैं एक बार आपको ये थोड़ा सा और, यस, स्टेबिलिटी को अगर मैं ध्यान रखते हुए बताऊं तो पूरे भारत में, अगर पूरे भारत का मैप उस समय देखेंगे आप, तो पूरे भारत में बंगाल ही एक ऐसा स्टेट था तो जो रिस्पेक्टिवली बाकी सारे स्टेट से शान था। क्योंकि बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जब मैं नॉर्थ की बात करती हूँ, जो टाइमलाइन कल मैंने आपके साथ शेयर की उसमें मैंने आपको बताया, नॉर्थ में नादिर शाह अटैक कर रहा है, फिर कभी वहां पे जाट रिवॉल्ट हो रहा है, मराठाओं का इन्वेजन डेक्कन में हो रहा है, तो भारत के सारे हिस्सों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन जो आपका बंगाल वाला हिस्सा है वो काफी पीसफुल है, वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, वहां पर आपको लेबर भी बहुत फ्री में मिल गई, एकदम सस्ते में, और पॉपुलेशन बहुत है तो लेबर आपको आसानी से मिल गया है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की और ज्यादा ताकत, वहां के टी प्लांटेशन में ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट, तो बंगाल का कारण ये था कि वो किस तरफ कैसे वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए और आसानी से अट्रैक्ट हो पाए। अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर कि करंट सिचुएशन को भी समझना जरूरी था ना। पॉलिटिकल सिचुएशन सिर्फ हम ये बोलकर कि बंगाल में कारण था, आराम से वो लोग डेवलप हो पा रहे थे इसलिए आए थे, तो ये लेक्चर इनकम्प्लीट रहेगा। हमें समझना होगा कि 17th सेंचुरी में 1600 से लेकर 1650 तक का जो टाइम पीरियड है, देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया 1750 से ऊपर का हमें स्टडी करनी है। बट अगर हमें 1750 का ऊपर का स्टडी करना होगा तो उससे रिलेटेड थोड़े से प्रीवियस इवेंट्स को भी समझना होगा। मुगल का एक्सपेंशन टाइम पीरियड और यूरोपियन की एंट्री, ये हम अपने टाइम चार्ट में पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आती है एलिजाबेथ से चार्टर लेते हुए और भारत में आकर जहांगीर से मिलते हैं, जहां पर जो हॉकिंस होता है जो जहांगीर से ट्रेड का परमिशन लेने आता है, बट ड्यू टू पुर्तगाल जो इंटरप्शन होता है वो सक्सेस नहीं ले पाता। बट उसके बाद जो होता है बेस्ट, जो होता है थॉमस बेस्ट, वो सक्सेसफुल हो जाता है। हम धीरे धीरे इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं कि कैसे कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी। जहांगीर ने ट्रेड करने के लिए बिल्कुल इस चीज के लिए कह दिया कि ठीक है आप ट्रेड करो, और इसी वजह से 1612 में पहली सूरत में फैक्ट्री भी बन जाती है। कारण क्या होता है, कारण होता है बैटल ऑफ स्वली। ठीक है, बैटल ऑफ स्वली एक ऐसा बैटल जो लड़ा जाता है किस किस के बीच में, लड़ा जाता है आपका, एक मिनट रुकिए, ये पेज को थोड़ा सा और ठीक करती हूँ ताकि आप ये स्क्रीन देख पाए। जी, ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है। तो बैटल ऑफ स्वैली लड़ा जाता है पोर्तुगीज और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, क्योंकि उस समय जो जहांगीर था वो खुद परेशान हो गया था पुर्तगालियों से,
उसे लग रहा था कि पुर्तगाली जो है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके जो मतलब उसका जो किंगडम है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजों ने जब सपोर्ट किया और ये जीत गया तो खुश होकर इसने बिल्कुल इजाजत दे दी, ठीक है भाई अब तुम जाके सूरत में फैक्ट्री बना सकते हो। क्योंकि आगे जो होने वाला था उसको जहांगीर का, उसको मतलब जहांगीर को आइडिया नहीं था कि भैया इनका भी वही हाल होगा जो पोर्तुगीज हमें डोमिनेट करने वाले थे। बहरहाल आगे चलते हैं। 1615 में थॉमस रॉय जो है जहांगीर के कोर्ट में विजिट करता है और उससे कुछ और ज्यादा ट्रेड प्रिविलेजेस भी ले लेता है। ठीक है, ट्रेड प्रिविलेजेस का मतलब होता है व्यापार करने की और भी एक्स्ट्रा, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या क्या मुक्ति पत्र मिल सकते थे, टैक्स फ्री हो सकते थे, कहाँ क्या ज्यादा से ज्यादा वो व्यापार कर सकता था। ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे जो ट्रेड प्रिविलेजेस कहलाए, ये थॉमस रॉ को मिल जाते हैं। जब शाहजहां की बारी आती है, जब वो तख्ते पर बैठता है, तो उस समय शाहजहां तो वो ताजमहल बनवाने के पीछे पड़े हुए हैं, वो तो अपना लगे हुए हैं। बट उस समय क्या होता है, गोलकुंडा और बीजेपुर की टेरिटरीज जो है मुगलों के पास आ जाती है। यहां पर जैसे ही आती हैं तो यहाँ ब्रिटिशर्स, अब भाई मुगल्स के अंडर में कोई और इलाका आ गया, और जो अंग्रेज थे वो तो मुगलों को उन्होंने पहले ही अच्छे से पटा रखा है, अच्छे से उन्होंने समझाया बुझाया हुआ है कि भाई हम तो सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ऐसा करते करते ये पहला एक फोर्ट बनता है, किला ये बनाने में कामयाब होते हैं सेंट जॉर्ज नाम से मद्रास में। और ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। अब आपके घर में कोई पड़ोसी आपका आके रहने लगे, धीरे धीरे रहते रहते आपके घर के अंदर ही एक रूम और बना ले, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर इन्होंने तो किला बना डाला। चलिए बढ़ते हैं थोड़ी और आगे। अब मुगलों का डिक्लाइन शुरू हुआ। कल मैंने आपको जो टाइमलाइन दिया था उसमें मुगलों का मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अकबर, ठीक है, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, बस यहां पर जाकर डिक्लाइन शुरू हो गया था। यानी 1707 के बाद से, औरंगजेब की डेथ होने के बाद से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। जब डिक्लाइन होता है तो जो जो एरियाज पहले मुगलों ने कंट्रोल किए हुए थे वहां धीरे धीरे वो लोग अपने आप को आजाद कराने लगेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा शिवाजी का। शिवाजी एक बहुत बड़ा मराठा एम्पायर सेटल करते हैं और ये मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। तो बहुत समय तक बैटल चलता रहा मुगलों और शिवाजी के बीच में। मुगलों और मराठों के बीच में जो बैटल चलता रहा इसका फायदा भी ब्रिटिशर्स ही उठाते रहे, ठीक है। तो औरंगजेब जो कि बीजापुर और गोलकुंडा जीत चुका था और बाद में उसके अंडर आ गया था, इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने 1690 में कलकत्ता को फाउंड किया, यानी जिसे सुल्तानती पहले कहा जाता था उसे कलकत्ता कहा जाने लगा। और चारनॉक ने बसाया ये कलकत्ता सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा फायदा दिलाने के लिए। इसके आसपास के इंपॉर्टेंट 3 गांव थे, एक था सुल्तानती, एक था गोविंदपुर और एक था कालीकता। ये सारे नवाब जो थे उस समय, बंगाल नवाब, उससे खरीद लिए गए गांव थे भाई। तो नवाब को भी लगा गांव खरीद रहे हैं, फैक्ट्री डालना है, बिजनेस करना है, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा ये मुझे गद्दी से उतार देंगे। तो 1698 में ब्रिटिशर्स इनसे खरीद लेते हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट गांव। और यहां से शुरू हो जाएगा मेजर रूलर्स का और ज्यादा डोमिनेंट वाला फेज। हम 17th सेंचुरी में जहां ये देख रहे थे कि मुगल डोमिनेंट पावर बन के उभर रहे थे, लेकिन डिक्लाइन होने के बाद देखा हमने कि बाकी के रीजनल पावर्स भी उठ खड़े हुए। इन रीजनल पावर्स में सिर्फ और सिर्फ मराठा नहीं थे, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे। जैसे आदिल शाही डिनेस्टी उठी जो बीजापुर की तरफ उन्होंने अपनी सल्तनत बना ली, ठीक है। ये सल्तनत जो है तब तक कायम रही जब तक औरंगजेब से हार नहीं गए। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद फिर से इस तरफ वाला इलाका आजाद होने लग जाता है। गोलकुंडा स्टेट ये भी डिफीट हुए थे औरंगजेब से। तो ये सारे जो रीजनल पावर्स थी जिनको औरंगजेब ने हरा दिया था, वो आगे चलकर फिर से क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और अपने आप को फ्री कहलाने लगेंगे। मराठा एम्पायर जो शिवाजी के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा उभर के आता है और चैलेंज होता है मुगलों को एक तरह से। फिर आते हैं उनके बेटे संभाजी और ऐसे सो ऑन, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन आएंगे और यहाँ पर एक पोस्ट आएगी, ठीक है।
जो संभाजी है उनके पास जब साहू आते हैं तो साहू एक इंपॉर्टेंट पोस्ट बनाते हैं, जिस पोस्ट का नाम होता है पेशवा। पेशवा लाइक अ प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट टाइम, ठीक है। उनके टाइम पीरियड में जो उनके इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो करते थे पेशवा। इनिशियल टाइम पे जो पेशवा थे वो बिल्कुल भी एक ऐसी पोस्ट थी कि भाई जो बेस्ट होता था उसको चुना जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये पोस्ट हेरिडेटरी हो गई। जब ये पोस्ट हेरिडेटरी हो गई तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आने लगा कि एक पोस्ट जो हेरिडेटरी चल रही है उसमें बाद में आकर क्या हो जाता है, हमने देखा है ना कि भाई करप्शन आने लगता है, तो यहाँ पर भी वो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद मराठा, अब यहाँ पर अभी फिलहाल हम करंट पोजीशन समझ रहे हैं 17th सेंचुरी की। मैसूर किंगडम जो अंडर हैदर, ठीक है, हैदर अली और उनके बेटे जो हैं टीपू सुल्तान, उसके टाइम पीरियड में काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान को चार जब एंग्लो मैसूर बैटल होंगे और उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें हरा देती है, उसके बाद वापस इन्हें यानी वोदियार जो डिनेस्टी होती है उसे वापस हैदराबाद में बिठा दिया जाता है एज अ पपेट रूलर, ठीक है। अहोम किंगडम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं और अकबर के टाइम पीरियड में अहोम किंगडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल रहा है। इवन की हिस्ट्री में ही अहोम किंगडम का काफी मेजर रोल है जिसके बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं सिख की। सिख एम्पायर जो है वो हमारे 10वें जो गुरु जी है, गुरु हरगोविंद जी, उनके जाने के बाद एक प्रॉपर ऐसा होने लगा, राजा महाराजाओं वाला टाइम पे शुरू हुआ सिख का। और यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने आकर, महाराजा रणजीत सिंह ने एक ऐसी सत्ता कायम की जहां पर एक कह सकते हैं पूरा कंप्लीट सिख पावर नजर आ रहा था पूरे भारत में। अब देखो कहने को तो भारत में ये सारे बहुत ही स्ट्रांग रीजनल पावर्स रहे, लेकिन इनका आपस में कोई यूनिटी नहीं रहा। जब इनका आपस में यूनिटी नहीं रहा तो अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी करके इन्हें धीरे धीरे करके हराया और अपने कंट्रोल धीरे धीरे एरिया में स्थापित किए। यही हुआ जो अभी तक की करंट सिचुएशन चल रही थी। अब हम देखेंगे कि वो घटनाएं कौन कौन सी बनेंगी जब हम देख रहे हैं कि बंगाल तो शांत है। हमने अभी तक तो यही पढ़ा कि भाई बंगाल शांत था, इसी वजह से अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ अट्रैक्ट होती है और यहाँ बिजनेस करने लगती है। फिर वो सारे रीजंस कौन से होंगे जिनकी वजह से बैटल लड़ना पड़ा, वो रीजन कौन से होंगे जिनकी वजह से इतना इम्पोर्टेंट शहर, इतना इम्पोर्टेंट एरिया और इतना इम्पोर्टेंट राज्य ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। 1857 का बैटल, ऐसा युद्ध जो लड़ा जाता है प्लासी नाम का एक गांव यानी बंगाल के पास। इससे पहले कि इस बैटल के बारे में हम जाने, इससे पहले इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे ये बैटल मेनली सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया था। इससे पहले जो रूलर था वो था अलीवर्दी खान, जो कि बहुत स्ट्रांग रूलर था और बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर भी था। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से डील किया और काफी हद तक अंग्रेजों को कंट्रोल करने की भी कोशिश की। सिराजुद्दौला एक अच्छा रूलर और स्ट्रांग रूलर था, बट ये थोड़ा सा इम्पल्सिव हुआ। बहुत सारे रीजन है। रीजन ये भी है कि अलीवर्दी खान के टाइम पर जो इसके दुश्मन बन चुके थे, अलीवर्दी खान ने तो स्ट्रांगली उनका फेस ऑफ किया, बट सिराजुद्दौला उनसे निपटने में थोड़ा सा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसीलिए जब ये युद्ध होता है तो जो लोग इसको सपोर्ट कर सकते थे, मैं एकदम मेन टाइम पे वो सारे इसे छोड़ देते हैं। तो समझते, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पहले आप इसे समझो और साथ साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप आराम से इसके पीडीएफ से भी पढ़ सको। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में लड़ा गया और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाएगा। ब्रिटिशर्स पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे, ठीक है। ये होगा इस युद्ध के बाद। ये कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था और सिराजुद्दौला के बीच में चल रहा था। दोनों ही जो रूलर्स हैं, दोनों ही जो, जैसे एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर है ब्रिटिशर्स की तरफ से और सिराजुद्दौला काफी कॉम्पिटिटिव है,
काफी अच्छी स्ट्रांग इनकी सेना है, मजबूत है। सिराजुद्दौला के पास कुछ ज्यादा सेना है, लेकिन इसके बावजूद सिराजुद्दौला हार जाएगा। पहले बैकग्राउंड समझते हैं, क्या पीछे का रीजन है, क्यों ये बैटल हुआ। तो राइजिंग टेंशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड नवाब, ये सबसे पहला कारण बनेगा। यानी इनमें आपस में इतनी ज्यादा जो गैप थे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आप किसी को भी प्रिविलेज देते हैं तो एक टाइम पीरियड के लिए देते हैं। आप उन्हें कहते हैं ठीक है आप ट्रेड करो। इन्होंने भी कहा कि ठीक है तुम ट्रेड कर रहे हो, उसके बदले टैक्स तो दोगे, कुछ रेवेन्यू तो दोगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत सारे ट्रेड प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रही थी, जिसमें सबसे बड़ा ट्रेड प्रिविलेज था गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान इन्हें मिला था, गोल्डन फरमान इन्हें मिला था मुगल रूलर के द्वारा। क्या आप मुझे उस मुगल रूलर का नाम बता सकते हैं? मैंने प्रीवियस अपने क्लास में उसका नाम आपके साथ शेयर किया है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, सो दैट आई कैन फील दैट यू आर आल्सो एंगेजिंग द सेशंस। ह्यूज रेवेन्यू, इससे लॉसेस हो रहा था, इससे टैक्स, राज्य के टैक्स में अगर लॉस होगा तो राज्य कैसे इस चीज को बेयर कर सकता है। कंपनी ने बहुत सारे प्रिविलेज का मिसयूज भी किया, यहाँ तक कि वो ट्रेड कर रहे थे, कंपनी के लिए तो ट्रेड कर ही रहे थे, इसके अलावा वो प्राइवेट ट्रेड भी करने लग गए थे। तो इससे बहुत सारे टैक्स जिससे वो बच जाते थे। नवाब को इन सारी चीजों से बहुत गुस्सा आने लग गया था। जब 1756 में पहली बार सिराजुद्दौला नवाब बनता है, तो वो चाहता है कि भाई यूरोपियन ट्रेडर्स को अब कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये हम पर हावी हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हावी हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि अब यूरोपियन ट्रेडर्स में सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, फ्रेंच भी थे, जिनको दोनों को ही सिराजुद्दौला हटाना चाहता था। उसने इनमें से किसी एक से ये नहीं किया कि भाई फ्रेंच से मैं मैत्री कर लेता हूँ या फिर एक फ्रेंडली रिलेशंस बना लेता हूँ, देन मैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ करता हूँ। बट उसने दोनों को ही हटाने के लिए एकदम कमर कस ली थी। इसमें एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। ये इंसिडेंट घटता है 1756 जून में। इस टाइम पीरियड में सिराजुद्दौला जो होता है उस फोर्ट पर अटैक करता है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, वो कहता है कि ये जो आप फोर्टिफाई कर रहे हैं, जो किले बंदी आप कर रहे हैं, इसको तुरंत रोक दो। लेकिन अंग्रेज इस बात को एकदम ध्यान नहीं देते हैं और वो फोर्ट जो था, किला जो था फोर्ट विलियम, उसमें किलाबंदी जारी रखते हैं, जिस पर नाराज होकर जो सिराजुद्दौला होता है वहां अटैक कर देता है और एक कमरे में, जो छोटा सा कमरा था, उसमें उस किले के सारे जितने ऑफिशियल्स थे उसके अंदर में उनको बंद कर देता है। ठीक है, इस कमरे में कहा जाता है कि इतना ज्यादा सफोकेशन था कि उन सारे ऑफिसर्स की डेथ हो जाती है, जिसमें से एक दो कुछ बच के निकलते होंगे, इसके पीछे मत जाओ कितने मरे कितने बचे। बट ये एक काला धब्बा नाम से फेमस हो जाती है एक घटना, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो एक मिलिट्री रिटेलिएशन चाहते थे और अटैक कर देते हैं सिराजुद्दौला के ऊपर, क्योंकि उनके बहुत सारे ऑफिशियल्स मारे गए थे। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स का काउंटर अटैक होता है, ठीक है, उसके अंदर ब्रिटिशर्स क्या थे, बड़े चालाक थे। वो अटैक तो करते थे, लेकिन उसके पहले जैसे शतरंज खेली जाती है उसकी तरह से एक पूरा चेस का माहौल भी बनाते थे। उन्होंने 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने देखा कि कलकत्ता को तो मैं रिकैप्चर कर लेता हूँ, मेरे को प्लान बनाना है मैं सिराजुद्दौला को हराऊं कैसे। तो सिराजुद्दौला के जो जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं उसके आसपास, वो एक एक करके देखता है किससे डील की जा सकती है, किसे उसके खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो उसमें एक नाम आता है मीर जाफर का। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का कमांडर चीफ होता है, वो बहुत ही जल्दी धन के लालच में और सत्ता पाने के लालच में, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते हैं भाई नेक्स्ट रूलर तुम बनना, बंगाल का नवाब हम तुम्हें बनाएंगे अगर हम जीत जाते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला ने बहुत गलत कर दिया, हमें उसे मजा चखाना है। ठीक है, अभी मीर जाफर को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो चीटिंग किसी के साथ करता है उसका भला कैसे ही हो सकता है। मीर जाफर के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स थे, जो अधिकारी थे, वो भी मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, जैसे जगत सेठ, राय दुर्लभ और ओमी चंद। ठीक है, प्लान बहुत सिंपल था कि मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला को उस समय धोखा देगा जब बैटल चल रहा होगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। 23 जून 1757 में बैटल स्टार्ट हो जाता है प्लाशी नाम के गांव में, जो कि भगीरथी रिवर के पास होता है। ठीक है, सिराजुद्दौला की आर्मी में उस समय 50,000 सैनिक
50 तोपें और वॉर एलिफेंट्स भी होते हैं। अगर मैं ब्रिटिश आर्मी की बात करूं तो उनके पास सिर्फ होते हैं 3000 ट्रूप्स। लेकिन अब इन 50,000 में कितने लोग सिराजुद्दौला के अगेंस्ट ही लड़ने लगेंगे, यही तो कहानी हुई थी। इसी वजह से तो सिराजुद्दौला के जो इम्पोर्टेंट जर्नल्स थे, मीर जाफर और अदर नोबल्स, उनको मिला लिया था अंग्रेजों ने अपनी साइड में। ठीक है, और लोभ में लालच में आके मीर जाफर ने वो गलती कर दी जिसका भुगतान उसने बहुत समय तक किया। ओके, तो सिराजुद्दौला यहाँ पर हार जाता है। अब देखते हैं की टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हुए इस बैटल के। देखिए, ये बैटल हारने का सिर्फ एकमात्र कारण वही नहीं है कि मीर जाफर धोखा देता है, बल्कि कुछ और कारण भी है। जैसे उस समय आई अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल, इतनी भयानक बारिश आ जाती है युद्ध के दौरान कि नवाब की आर्मी जो होती है वो फेल हो जाती है अपने गन पाउडर को बचाने के लिए। इसीलिए जो उसके वेपन्स होते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। उसी समय जो ब्रिटिशर्स थे वो तो अपने दिमाग से शुरू से चलते थे, इसीलिए जो रॉयल नेवी था उनका, रॉयल नेवी बहुत फेमस था और उनकी रॉयल आर्मी भी काफी फेमस थी, जो कि मोस्ट डिसिप्लिन आर्मी थी उस टाइम पीरियड की। उन्होंने अपने जितने वेपन्स थे उन्हें कवर किया हुआ था और इसीलिए उन्हें ड्राई रख सके, जिसका उनको फायदा हुआ और सिराजुद्दौला को नुकसान। इसके बाद मीर जाफर के बेट्रेट या उसके धोखे ने पूरी तरह से सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचा दिया था। उसकी आर्मी इतनी वीक हो गई थी क्योंकि चारों तरफ से जो मेन, जिस तरफ से उसको लड़ना है वही गेट पे उसने हथियार खड़े कर दिए। तो नुकसान किस हद तक हो सकता है आप समझ सकते हैं। सिराजुद्दौला की डिफीट हुई विदाउट एनी सपोर्ट, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसकी आर्मी कोलैप्स कर दी गई थी और उसे बैटल फील्ड से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या वो भाग पाया? नहीं। हुआ ये कि सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मीर जाफर के आदमियों ने उसे बाद में मार डाला था। यही हुआ था। ठीक है, और इसके बाद मजे की बात तो बाद में होती है कि मीर जाफर बड़ा खुशी खुशी नवाब तो बन जाता है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने आने लगती है कि अंग्रेजों ने उसे कठपुतली नवाब बनाकर छोड़ दिया है और बदले में आए दिन उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिशर्स ने बंगाल के खजाने को जी भर के लूटा और अपनी मिलिट्री को फाइनेंशियली और स्ट्रेंथन करने लगे। ये विक्ट्री ब्रिटिशर्स को इंडियन पॉलिटिक्स में पूरी तरह से अपने हाथ आजमाने के लिए खुला छोड़ देगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अब तो ये क्लियर हो गया कि भाई इन्हें तो बहुत आराम से हराया जा सकता है, क्योंकि इनमें आपस में तो कोई यूनिटी ही नहीं है। ये तो थी प्लासी की बैटल। अब इसके बाद क्या हुआ? क्या वाकई सिर्फ मीर जाफर नवाब बन के रह गया और इसी तरह से अंग्रेज बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ने लगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था? ऐसा नहीं है। क्या होता है आगे कि मीर जाफर के बाद नेक्स्ट आएगा मीर कासिम। मीर कासिम, ये चीज जाननी भी बहुत जरूरी है। और फिर हम पढ़ेंगे बक्सर के बारे में, बक्सर का जो बैटल था। ठीक है, दोनों निर्णायक कैसे रहे और हिस्ट्री कहां कहां मोड़ लेती रही। अब इससे पहले कि हम पूरा बैटल ऑफ बक्सर के जो की इवेंट्स हैं वो सारी चीजें डिस्कस करें, पहले ये बातें समझते हैं कि 1757 में प्लासी बैटल खत्म हो गया। ठीक है, प्लासी बैटल ओवर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मीर जाफर जो है वो नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसे पपेट रूलर की तरह काम करना पड़ रहा है। एक्चुअल में जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे कौन डिस्कस कर रहा है? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस कर रही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस कर रही है और ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ बैठकर उन पर अपनी मोहर लगा रहा है कि हाँ ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि इस सिचुएशन से ये परेशान हो गया है। ये परेशान हो जाएगा और ये आके डिनाई करने लग जाएगा कि मैं और ज्यादा टैक्स बेयर नहीं कर सकता, मैं और ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकता। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? मीर जाफर को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बना देंगे नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट नवाब बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि ब्रिटिशर्स आगे खुद क्यों नहीं नवाब बन रहे हैं?
क्योंकि उन्हें कोई इस चीज से मतलब नहीं है कि देश में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहना चाहिए, एडमिन इन द सेंस कि पीजेंट से रिलेटेड सोशल इनका कैसे रहना चाहिए, रिलीजियन इसके मैटर क्या है, वो किसी में भी इन्वॉल्व नहीं फिलहाल होना चाह रहे। उन्हें मतलब है सिर्फ टैक्स से, फाइनेंस से, मनी से, ठीक है। अभी सिर्फ उनको ये सारी चीजें फोकस करनी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपके शहर में क्या चल रहा है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, किसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनको तो अपना सिर्फ टैक्स लेना है और काम खत्म। टैक्स देगा कौन? मीर जाफर जो नवाब है, ये काम उसका है कि भाई वो वहां पर अपने जो किसान है जमींदार है उनसे प्रेशर बनाए रखे, उन पर प्रेशर बनाए और टैक्स कलेक्ट करके वो ब्रिटिशर्स को दे दे। लेकिन जब मीर जाफर इस चीज को डिनाई कर देता है तो नेक्स्ट रूलर बन जाता है मीर कासिम। मीर कासिम लेकिन मीर जाफर की तरह नहीं था, वो स्ट्रॉन्ग रूलर था। यहां तक कि उसने बहुत ही अच्छी प्लानिंग बनाई। उसने कहा कि अंग्रेजों को तो मजा चखाना पड़ेगा, पर वो ये अच्छी तरह जानता था कि ये वो चीजें अकेला नहीं कर पाएगा, ये काम अकेला करना मुश्किल है। तो वो क्या करेगा, उस टाइम पर जो स्ट्रॉन्ग रूलर चल रहे थे उसके पड़ोसी, ठीक है, जैसे अवध एक स्ट्रॉन्ग रूलर था वहां पर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था, ओके। और एक और स्टेट था वो था दिल्ली, जो कि आपका सेंट्रल पावर था मुगलों का। वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है, लेकिन अभी ये उतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है। बट मीर कासिम को ये पता है कि भाई अकेले लड़ने से तो कुछ भी सॉल्यूशन होगा नहीं। तो वो अवध से जाकर, अवध में जाकर उसके रूलर से मिलेगा, दिल्ली में जाकर उसके रूलर से मिलेगा। अब ये रूलर्स हैं कौन, ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, कब बैटल होगा, और वो बैटल जीतेगा हारेगा, कौन जीतेगा हारेगा, ये सारी चीजें आपके डिस्कस होंगी। अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं डिस्कशन वो ये है बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुआ। इस बैटल के बारे में सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो भी बहुत ही इजी वर्ड। साथ साथ में हम लोग नोट्स भी डिस्कस करेंगे और यही पीडीएफ आपकी बाद में हेल्प करेगा। ध्यान से समझिएगा इन सारे मसलों। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 अक्टूबर में लड़ा जाता है, ठीक है, जिसके बैकग्राउंड पे हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने आपके साथ इसकी रफली एक इंफॉर्मेशन दे दी है, फिर भी हम यहाँ पर समझेंगे। बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उस समय का गवर्नर है, ठीक है, वो कौन है, वो है हेक्टर मुनरो। ये सारे नाम भी आपको याद करने हैं आपके आगे की पढ़ाई के लिए, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे हेक्टर मुनरो जो है वो उस समय अंग्रेजों की तरफ से है, और यहाँ पर कंबाइंड फोर्स चल रही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये कंबाइंड फोर्स किस किस की है, एक तो है मीर कासिम जो कि नवाब है बंगाल का, एक है शुजाउद्दौला जो नवाब है अवध का, और मुगल एम्परर है शाह आलम टू। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। यही तीन इंपॉर्टेंट उस समय रूलर हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे देश की जो दुविधा है वो ये है कि उस समय भी कोई और जो रीजनल पावर है इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, यही आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मतलब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से इसे पढ़ सकें। बैटल ऑफ प्लासी में हमने देखा था कि जो सिराजुद्दौला था वो अकेला ही पड़ गया था, अकेले लड़ रहा था, उसको धोखा भी मिल गया था, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो है वो एक मिलिट्री विक्ट्री हो सकती थी डायरेक्ट, अगर जीत जाते तो। बट होता क्या है, आगे क्या बनता है, और ये लोग जीत क्यों नहीं पाते, ये सारी बातें डिस्कस होनी है इस क्लास में। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन सा ऑफिसर था, क्या क्या पॉलिसीज हुई, और इसके जो आफ्टर मैथ है वो क्या क्या निकलने वाले हैं, ठीक है। समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले तो टेंशन्स बढ़ गई थी। मीर कासिम जो उस समय बंगाल का नवाब था, प्लासी के वॉर के बाद वो एक वीक रूलर था, ही इज नॉट वेरी कॉम्पिटेंट कि हाँ भाई वो समझा पाता या समझ पाता। तो ये सबसे बड़ी कारण ये था कि भाई अब लड़ेगा कौन अंग्रेजों से, क्योंकि ये तो वीक रूलर पड़ रहा है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसको और फोर्स कर रहे थे कि भाई ठीक है तुम एक काम करो और थोड़ा सा धन चाहिए,
ओके, और पैसा चाहिए, इस वजह से उस पर दबाव पड़ने लगा। और 1760 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर को हटा दिया कि तुम वो पैसा नहीं दे सकते हो, चलो तुम्हारे हम दामाद को बना देते हैं नेक्स्ट नवाब, और मीर कासिम बन जाता है नवाब। मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली बनना नहीं चाहता था, तो वो रेसिस्टेंस शुरू कर देता है। और इसके लिए सबसे पहले वो क्या करता है, अपने कैपिटल को शिफ्ट कर देता है। वो कहता है ना मैं मुर्शिदाबाद में रहूंगा और ना कोई डायरेक्ट ये लोग तुरंत मेरे ऊपर नजर रख पाएंगे। तो वो मुंगेर में अपने कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, ताकि वो ब्रिटिशर से थोड़ा दूर रह सके। वो अपने टैक्स सिस्टम को भी रिफॉर्म करता है और कोशिश करता है कि जो ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स हैं वो अपने ट्रेड प्रिविलेजेस को मिसयूज ना कर पाए, जिसकी वजह से अब मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट होता है एंटी ब्रिटिश अलायंस। जो तीन इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा रूलर, मीर कासिम 1763 में मिलता है अवध के रूलर से, और शुजाउद्दौला जो उस समय अवध का रूलर है वो मदद करता है मीर कासिम की। और इन लोगों को लगता है कि हम मिलकर जो है अंग्रेजों को भगा सकते हैं। तो शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम तीनों एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं, एक गठजोड़ बनाते हैं, और निकल पड़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए। तो ये सीन आपके दिमाग में छप रहा है कि नहीं, बैटल हो रही है सामने। बैटल शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है बक्सर में, जो इस समय बिहार में स्थित है, और गंगा रिवर के किनारे, जहां पर हेक्टर मुनरो एक तरफ, इन तीन जो ट्रिपल अलायंस बन चुके थे उस समय, उनके खिलाफ इन लोगों का बैटल चल रहा है। बैटल का क्या, आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट निकला होगा? तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनकी सेना भी बहुत बड़ी है, तो ये बिल्कुल संभव है कि ये लोग जीत गए होंगे। पर क्या ऐसा हो पाया? एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके 7,000 ट्रूप्स हैं, ठीक है, जिसमें इंडियन सिपाही भी हैं और यूरोपियन सोल्जर्स भी हैं, और दूसरी तरफ इंडियन वो अलायंस गठजोड़ जिसके पास 40,000 ट्रूप्स हैं, और यहाँ पे मुगल कैवेलरी भी है और इन्फेंट्री भी है। तो फिर क्या होने वाला है? होता है एक बहुत बड़ा डिफीट, जिसके कारण होते हैं बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स होते हैं इस इंडियन अलायंस में जिनके पास कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जो समझ नहीं पाते हमें किसके रूल्स को, किसके रेगुलेशन को फॉलो करना है, हमें किसे कोऑर्डिनेट करना है, किसके अंडर हमें अटैक करना है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ब्रिटिश आर्मी जो वेल ट्रेन्ड है और वो मॉडर्न वेपन भी यूज कर रहे हैं, बट इनके पास उतने मॉडर्न वेपन अभी नहीं है। हेक्टर मुनरो एक बहुत ही सही और एकदम डायरेक्ट वाली स्ट्रेटेजी को यूज करता है, और वो मल्टीपल साइड से अटैक करता है, ठीक है, ताकि जो सप्लाईज वगैरह जो युद्ध में उन लोगों को मिल रही है वो भी ना मिले। और इस वजह से इंडियन अलायंस जो है वो कुछ ही घंटों में हार जाता है। समझ रहे हैं, बहुत दिनों तक भी बैटल नहीं चला, बल्कि कुछ ही घंटों में हार जाते हैं। हमने वहां पर देखा था कि मीर जाफर के साथ पहले सिराजुद्दौला के साथ जब बैटल हो रहा था पलासी का, तो वहां पर भी हमने देखा था कि उनकी भी सेना ज्यादा थी, अराउंड 50,000 के करीब सेना थी सिराजुद्दौला के पास। और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके पास गिनती के कुछ ही 3,000 ट्रूप्स थे, लेकिन फिर भी वो जीतता है। एक बहुत बड़ा कारण इनका ये भी है क्योंकि इनकी जो आर्मी है वो काफी डिसिप्लिन्ड रहती है। तो बच्चों समझ लो कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है लाइफ में, ठीक है। और बाकी सब रीजन तो हमने डिस्कस कर ही लिए। और वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ 40,000 सोल्जर्स हैं और 7,000 ब्रिटिशर्स के पास है, स्टिल दे वॉन। और रीजन क्या था, यहाँ तो कोई बिट्रे भी नहीं हुआ था, पर दिक्कत क्या है, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, मॉडर्न वेपन इनके पास नहीं थे, और स्ट्रैटेजी जो मुन्नो ने इस्तेमाल की चारों तरफ से अटैक कर देना, वो भी इस चीज को समझ नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, और इसीलिए कुछ ही घंटों में हार जाते हैं। अब समझते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। मीर कासिम यहाँ से भाग गया, और बाद में उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, क्योंकि भागने के बाद वो राजा भी नहीं था, वो कहीं पर छुप भी नहीं पा रहा है, और पॉवर्टी के चलते उसकी डेथ हो गई। सिराजुद्दौला जो है वो सरेंडर कर देता है और ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट कर लेता है। पूरी तरह से जो अवध है अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका होता है, और ये बहुत बड़ी जीत होती है ब्रिटिशर्स के लिए। मुगल एम्परर जो शाह आलम होता है, जो इससे पहले तक तो एक सेंट्रल पावर, एक सेंट्रल रूलर माना जाता है, बट अब उसे एक संधि करनी पड़ती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाहाबाद की 1765 की जो ट्रिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आती है, कई बार पूछी जाती है, तो इसे मिस नहीं करना। ये ब्रिटिश कंट्रोल कायम करती है पूरी तरह से बंगाल पे। इसके अंतर्गत बहुत सारे एरियाज हैं जो शुजाउद्दौला से छीनकर शाह आलम को दे दिए जाते हैं,
और शाह आलम से छीन के शुजाउद्दौला को, ये एक्सचेंज जरूर किए जाते हैं बट एक्चुअली में ये एरिया मिलते किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास, वो ज्यादा इसका यूज कर पाते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स का पूरे बंगाल में कंट्रोल हो गया। अब कंपनी जो थी वो रियल रूलर बन चुकी थी। इससे पहले तक तो वो अपने आप को नवाब नहीं कहलाते थे, बट अब जो है वो एक तरह से सच में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किंग बन चुके थे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अब डिसीजन उन्हीं के अंडर में थे। मुगल एम्परर अब एक पपेट रूलर बन के रह गया, क्योंकि शाह आलम टू ने अपनी सारी पावर लॉस्ट कर दी थी और अब वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर था। अब उसको क्या मिलता था, पेंशन मिलती थी, अब पेंशन के थ्रू अब उसको अपनी लाइफ गुजारनी थी। इंडिपेंडेंट जितने भी इंडियन नवाब थे उस टाइम पीरियड में, अब वो क्या बन के रह गए, अब वो पपेट रूलर बन के रह गए ब्रिटिशर्स के अंदर। अब सभी जो लोकल रूलर्स थे उनको भी ब्रिटिशर्स को ओबे करना पड़ता था, क्योंकि स्ट्रांग रूलर ही जब हार गए तो बाकी के रूलर्स कैसे सामना कर पाते। और यहीं से फाउंडेशन स्टार्ट होगा ब्रिटिश रूल इन इंडिया का। नाउ ब्रिटिशर नो लॉन्गर नीडेड टू रिलाई ऑन वीक नवाब, अब उन्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। नाउ दे आर फ्रीली have power to control all around India। इसी तरह से धीरे धीरे वो और पॉलिसीज को इस्तेमाल करते जाएंगे और भारत के बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो रीजनल एरियाज हैं उन पर भी कंट्रोल करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मराठाओं के बारे में और जो मैसूर में बैटल हुआ उनके बारे में। ये जो इम्पोर्टेंट बैटल वाला क्लासेस है इसको कंटिन्यू आप लोग देखिए, ये क्लास मिस करने वाला क्लास नहीं है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, फिर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो बाकी के बैटल्स है उस पर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, जिसकी वजह से आप अपना भी व्यूज दे पाएंगे, so that you can also prepare for your examination।